नमस्कार, शाम 6 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। दीपावली पर प्रधानमंत्री का देशवासियों के नाम पत्र। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार। भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा। पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन। पुलिस और सेना की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में दोनों की भूमिका एक जैसी। प्रचार अभियान में जुटे नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के चुनावी रैली में लालू यादव पर जमकर साधा निशाना। पूर्वी चंपारण की सुगोली विधानसभा में महागठबंधन को झटका। वीआईपी प्रत्याशी शशि भूषण सिंह समेत 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। जीएसटी सुधार से उपभोक्ता मांग में दिखा सुधार। फेस्टिव सीजन में हुई रिकॉर्ड 5.40 लाख करोड़ रुपए की बिक्री, पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा। साने ताकाइची चुनी गई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, कहा कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मिलकर करेंगे काम। और अब समाचार विस्तार से। दिवाली की शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम ने पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। और इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। और ये वो जिले हैं कि जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों हमने देखा कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों ने हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है, हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं, हम हर भाषा का सम्मान करें, हम स्वच्छता का पालन करें, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। और इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मक के दीप जलाने हैं। एक बार फिर आपको दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अपने पत्र में साफ कहा कि दिवाली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दिया दूसरे दिए को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। और इसी भावना से
हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मक के दीप जलाने हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुजफ्फरपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव जब जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू यादव सब कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं। थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। और कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई, वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। और बिहार के मोतिहारी से सटे सुगोली विधानसभा क्षेत्र में नामांकन समीक्षा के दौरान बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। नामांकन पत्र की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा नाम महागठबंधन के वीआईपी प्रत्याशी एवं राजद विधायक शशि भूषण सिंह का है, जिनका नामांकन रद्द होने से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। सुगोली सीट पर नामांकन रद्द होने पर महागठबंधन खेमे में निराशा का माहौल है।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के एक दिन और उससे एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूरी स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को ये प्रतिबंध लागू रहेगा। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने 2 आतंकवादी गुर्गों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से खतरनाक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरामद हुआ है। एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी महकदीप सिंह और आदित्य पाकिस्तान स्थित आईएसआई एजेंट के सीधे संपर्क में थे और जिसने ये हथियार भारत भेजा था और इनके पास से भेजा गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। अमृतसर रूरल पुलिस का उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है और उनके पास से एक RPG-22 एंटी टैंक जो RPG वेपन है वो हमने रिकवर किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये ISI ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे। ये तीनों BKI के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही खराब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी मामले में साक्ष्यों का हवाला देते हुए माना है कि इसके तार बड़ी साजिश से जुड़े हैं। कोर्ट ने एसआईटी को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने ही इसी महीने की शुरुआत में विशेष जांच दल का गठन किया था और जांच पूरी करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था और साथ ही उसे जांच की प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया था। मंगलवार को एसआईटी प्रमुख बंद कमरे में अदालत में पेश हुए, जहां उनसे जांच की प्रगति के बारे में पूछा गया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार साक्ष्यों से पता चला है कि सोने की चोरी के पीछे वास्तव में एक साजिश थी। न्यायालय ने इस निष्कर्ष के बावजूद जांच को आगे न बढ़ाए जाने पर भी सवाल उठाया। एसआईटी ने पुष्टि की है कि सबरीमाला में सोने की चोरी योजना के अनुसार की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस मामले में एसआईटी ने 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं और 10 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें प्रायोजक उन्नी कृष्णन पोट्टी मुख्य आरोपी है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बीज सहायता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तब उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत सामग्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता भेजी थी। आज मुझे पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में 1000 क्विंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें पंजाब को अर्पित करने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जिस समय पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बाढ़ की उस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए और पंजाब के लिए भी कुछ राहत सामग्री भेजी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जनजीवन के लिए हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि की व्यवस्था की थी। आज मुझे
पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में 1000 कुंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें पंजाब को अर्पित करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेल ने व्यापक तैयारियां की हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि 1 करोड़ यात्रियों को घर पहुंचाने में सुविधा हो, जबकि पिछले साल स्पेशल ट्रेनों का आंकड़ा 7,724 था। बता दें कि 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 21 लाख से ज्यादा यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनों से यात्रा की है। सिर्फ 20 अक्टूबर को ही करीब 6.5 लाख यात्रियों ने 251 विशेष ट्रेनों से यात्रा की। ये विशेष ट्रेनें नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और शकूर बस्ती स्टेशनों से चलाई गई हैं। स्पेशल ट्रेनों के अलावा प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सुरक्षा बल और क्लोन ट्रेनें तैनात की गई हैं ताकि वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी जगह मिल सके। दीपावली के बाद अब छठ पर्व को लेकर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले साल उत्तर रेलवे ने 3,800 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं और इस बार 4,700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पिछली बार इस त्योहार के समय में उत्तर रेलवे द्वारा 3800 ट्रेन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया था। इस बार 4800 से ज्यादा ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन दिल्ली एरिया से 40 के आसपास हम स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। अब इंतजामात की बात करें तो एक्स्ट्रा जो हमने कोच लगाए हैं रेगुलर ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन में नहीं, एक्स्ट्रा ट्रेन कोच जो हमने रेगुलर ट्रेन में लगाए हैं उनके द्वारा हम पूरे फेस्टिवल सीजन में 2.5 लाख से ज्यादा बर्थ एडिशनल जनरेट कर पाएंगे। और त्योहारों का मौसम चल रहा है और देश भर में आज गोवर्धन पूजा की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने की परंपरा कई सालों से पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि गाय पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। उन्होंने बताया कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन की परंपरा हजारों साल से पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है। गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजो तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई। भारत ने जम्मू कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा पर फेंसिंग के ज्यादातर हिस्से को स्मार्ट फेंसिंग में तब्दील कर दिया है। हमारी वरिष्ठ संवाददाता नंदिता डागर ने जम्मू और कश्मीर के नौशेरा स्थित नियंत्रण रेखा पर इस स्मार्ट फेंसिंग का जायजा लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में दे फैक्टो बॉर्डर है, उस पर ये है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, या जिसे आम भाषा में बॉर्डर फेंस कहते हैं। ये दे फैक्टो बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान में 740 किलोमीटर तक का है, उसकी 3 लेयर्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमारी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स इसको जो बड़े ही चौकस हैं अपने हथियारों के साथ, यहाँ पे इस फेंस का इसको डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेशन पेट्रोल कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही ख़ास फेंस है क्योंकि 740 किलोमीटर का जो LOC है उसमें से ज़्यादातर LOC के अंदर ये AIOS या
फेंसिंग लगी हुई है और 3 लेयर की फेंस है जिसमें कॉन्सर्टीना का तार और बार्ब्ड वायर भी हैं। और अब इस फेंस को कैसे हमारी फौज अपग्रेड कर रही है, हमारी थल सेना क्या कर रही है कि इन फेंस को स्मार्ट फेंसेस बना रही है। ज़्यादातर फेंस जो है उसके 740 किलोमीटर से बहुत अधिकतर हिस्सा स्मार्ट फेंस बन चुका है और कुछ हिस्सा बाकी है। स्मार्ट फेंस का मतलब है कि इस फेंस पर जो इसमें बार्ब्ड वायर है, कॉन्सर्टीना तार है, इसमें एकूस्टिक, थर्मल, इंफ्रारेड कैमरे लगे हुए हैं और इसके अंदर AI की भी मदद ली जा रही है। यानी कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी जो यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है उसे सिर्फ यहाँ के चौकस ट्रूप्स या चौकस फौजी ही नहीं पहचानेंगे, बल्कि इस AIOS या स्मार्ट फेंस की मदद से पता चल जाएगा कि कोई घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आतंकवादी, और AI की मदद से एक स्नाइपर होगा जो जैसे ही ट्रिगर मिलेगा उस पर फायरिंग करेगा। तो हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनकी सुरक्षा में इजाफा होगा। यहाँ नौशेरा सेक्टर में भी एक बटालियन की जो ये फॉरवर्ड पोस्ट है वो भी उन कई पोस्ट की तरह हैं जो LOC पे ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी आर्टिलरी शेलिंग यानी तोपों की शेलिंग और स्मॉल आर्म्स, छोटी आर्म्स की फायरिंग के नीचे आई। लेकिन हमारी थल सेना की फौजों ने उसका माकूल जवाब दिया और जैसे कि हमें बाद में पता चला करीब 100 पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC के ऑपोजिट यहाँ पे एलिमिनेट किए गए और पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ साथ पाकिस्तानी टेररिस्ट भी एलिमिनेट किए गए। यानी कि जो यहाँ पे इस LOC की फेंस के ऑपोजिट काला सोनागुड़ा वैली है, समानी वैली है, वहाँ पर पाकिस्तान को भारी भारी नुकसान हुआ। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं GST बचत उत्सव की। नवरात्रि से दीपावली तक चले फेस्टिव सीजन में देश भर में रिकॉर्ड 5.40 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जबकि सर्विस सेक्टर में 65,000 करोड़ की खपत दर्ज की गई है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कि कैट की रिसर्च विंग, कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक ये पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है। रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी 85% रही और GST दरों में कमी से खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। ऑफलाइन मार्केट में भी मांग अच्छी रही है। कन्फेक्शनरी, होम डेकोर, जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसी कि प्रमुख उपभोक्ता और खुदरा श्रेणियों में GST दरों में कमी से मूल्य प्रतिस्पर्धा में काफी सुधार हुआ है, जिससे खरीदारी में इजाफा हुआ है। लगभग 72% व्यापारियों ने बताया है कि उनकी बिक्री में वृद्धि सीधे तौर पर GST में कमी के कारण हुई है। दीपावली व्यापार से लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में 50 लाख अस्थायी नौकरियां बनी। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों ने कुल बिक्री में 28% योगदान दिया। कैट ने कहा है कि 2025 की दीपावली आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया मानदंड बनेगी। और देश भर में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान पटाखों की बिक्री में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। पटाखा व्यापारी महासंघ के अनुसार इस त्योहारी सीजन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के पटाखों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के 6,000 करोड़ रुपए के कारोबार की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि है। तमिलनाडु के शिवकाशी, विरुधुनगर और सत्तूर जैसे देश के प्रमुख आतिशबाजी निर्माण केंद्रों में इस बार भारी भीड़ उमड़ी है। GST सुधारों से उत्तराखंड में कृषि, पर्यटन और उद्योग को मजबूती मिल रही है और इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की खेती की, जहां पहाड़ी तूर दाल पर केंद्र सरकार ने GST 12% की जगह पर 5% कर दी है और इससे उत्तराखंड के 13 पहाड़ी जिलों के छोटे किसानों को फायदा हो रहा है।
और इसी तरह से लाल चावल की खेती करने वाले 4000 किसान और लखोरी मिर्च से 5000 किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार के इस कदम से पहाड़ी मसालों को बढ़ावा मिल रहा है। जहां ये बदलाव किसानों के लिए नई संभावनाएं ला रहा है, तो वहीं जीएसटी कटौती पर्यटन और कुटीर उद्योग को भी नई उड़ान दे रही है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत की कॉर्पोरेट बिक्री में वित्त वर्ष 2024-25 में 7.2% की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई ने अक्टूबर महीने के जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी है और कोरोना में हुई तेज गिरावट के बाद से देश की कॉर्पोरेट बिक्री में लगातार सुधार देखा जा रहा है। 2021-22 के दौरान इसमें रिकॉर्ड 32.5% का उछाल दर्ज किया गया था। बीते 5 वर्षों में देश का कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख करोड़ रुपए पर था। और साथ ही इस दौरान शुद्ध मुनाफा मार्जिन बढ़कर 2024-25 में 10% से अधिक हो गया है, जो कि 2020-21 में 7.2% था। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक अच्छे मुनाफे के चलते सभी कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट को डिलीवरेज करना जारी रखा और सभी आकार की कंपनियों के ऋण से इक्विटी अनुपात में सुधार हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए ब्याज कवरेज अनुपात में काफी सुधार हुआ, जो कोविड के बाद की अवधि के दौरान औसतन 7.7 तक पहुंचा, जो ऋण भुगतान करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। बुलेटिन में कहा गया है कि परिचालन लाभ मार्जिन मजबूत बना हुआ है और बड़ी कंपनियां लगातार मध्यम और लघु उद्यमों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। चुनौतियों के बावजूद लागत अनुकूलन रणनीतियों ने व्यवसायों को लाभप्रदता बनाए रखने में मदद की है। विनिर्माण के क्षेत्र में स्थिर लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जबकि गैर आईटी सेवाओं की शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद मजबूती से वापसी की है। मध्यम और लघु कंपनियों ने अपनी कर्ज चुकाने की क्षमता में वृद्धि की है, जिससे समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान मिला है। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।